नमस्कार साथियों अपने इस ज्योग्राफी लेक्चर वीडियो सीरीज की आज नेक्स्ट कड़ी के अंदर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और जो पीछे के जो वीडियोज आ रहे हैं उन वीडियोज के अंदर जो आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, ये स्नेह आप ध्यान रखना इसी प्रकार से निरंतर जारी रखें, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं जो इस ज्योग्राफी की जो समस्त लेक्चर वीडियो है वह सारे आपके लिए उपलब्ध करवाऊंगा और वो भी जीरो से मैंने स्टार्ट किया और ध्यान रखना ऊपर तक लेके जाऊंगा। और इसके लिए थोड़ी सपोर्ट चाहिए, वो सपोर्ट चाहिए आपकी, क्योंकि आप इसी प्रकार से प्यार और स्नेह मुझे देते रहें। और मैंने एक आपसे कहा था कि किसी कोई बड़ी समस्या हो सकती है तब ध्यान रखना कोई वीडियो की जो कड़ी है टूट सकती है, बाकी ध्यान रखना किसी भी हालत में इस कड़ी को टूटने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा किया है। तो अपने इस जो ज्योग्राफी लेक्चर की नेक्स्ट कड़ी के आगे बढ़ते हैं। अपने चल रही थी भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर क्या चल रहा था अपने, भौतिक भूगोल में चल रहा था भौतिक भूगोल के अंदर पिछले हमने कुछ छोटे बड़े दिनों की चर्चा की थी, उसका रीतियों की चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे ग्लोब की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को ध्यान रखना इतना अति आवश्यक है पढ़ना, क्योंकि अन्य जो टॉपिक है वो टॉपिक सारे ध्यान रखना इसी पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि हम ध्यान रखना किसी स्थान की स्थिति का निदान करें तो ध्यान रखना उसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें अक्षांशों की आवश्यकता पड़ती है, देशांतरों की आवश्यकता पड़ती है। उसके अलावा जब भी ध्यान रखना इस ग्लोब टॉपिक से बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आपस में क्या है जुड़े हुए हैं, तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अपने क्रम वाइज का ही टॉपिक, इसके बाद इसी का नंबर आता है। तो और इस ग्लोब तक जाने के लिए हमें थोड़ी सी बातें हैं कुछ पृथ्वी की आकृति से करनी पड़ेगी। क्या कि हम इस ग्लोब तक जाने के लिए हम किसकी चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे पृथ्वी की आकृति की। आकृति कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो ध्यान रखना पृथ्वी की आकृति है वो हम क्या करते हैं, प्राय के कुछ किताबों के अंदर पढ़ते हैं कि पृथ्वी की आकृति है वो कैसी है। देखो सही कहते पृथ्वी की आकृति हम कहते हैं, बहुत सारी किताबों के अंदर भी पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गेंद के समान है। या फिर हम कुछ किताबों पढ़ते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो संतरे के समान है। कुछ किताबों हम पढ़ते हैं पृथ्वी की आकृति कैसी है, सेब के समान है, सेब। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके अलग अलग गेंद तो एक पूर्ण वृत्ताकार के समान होती है और संतरा होता है वो कुछ अलग आकृति का होता है। तो हम कौन सी बात माने सही कि पृथ्वी की आकृति सेब के समान है या संतरे के समान है या फिर किसके समान है, गेंद के समान है। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले कि अब अगर पृथ्वी की आकृति गेंद के समान है या फिर संतरे के समान है या फिर सेब, संतरा सेब, तो एक ही बात है। इसके समान है तो वो कैसी है, क्यों है, या इसका पता हम कैसे लगाएं। तो ध्यान रखना हम क्या करेंगे, पृथ्वी की कुछ आंकड़ों की चर्चा करेंगे। उन आंकड़ों के आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो पृथ्वी के आंकड़ों पर पहले चर्चा करेंगे किसकी, वो करेंगे पृथ्वी के परिधि की चर्चा। सही बहुत है, पृथ्वी के परिधि की चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की परिधि है वो चारों तरफ से कितनी कितनी है। उसके बाद में चर्चा करेंगे दूसरी, वो बात करेंगे पृथ्वी के किसकी, व्यास की, कि पृथ्वी का व्यास क्या है। व्यास के बाद में अगली बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे, वो करेंगे हम पृथ्वी के त्रिज्या की, कि पृथ्वी की त्रिज्या कैसी है। देखो तो ये है आपकी पृथ्वी, देखो कैसी है, ये है पृथ्वी। ये लगभग क्या आपको किसके समान दिखाई दे रही है, तो कहने का ये किसके समान दिखाई दे रही है, गेंद के समान दिखाई दे रही है। अब अगर हम क्या करेंगे, इस पृथ्वी की ये दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा, ये दिशा कौन सी है, दक्षिण, जिसे हम क्या कहते हैं साउथ। ये कौन सी है, वेस्ट, पश्चिम दिशा, और ये कौन सी है, ईस्ट, मतलब पूर्व दिशा। तो इन दिशाओं को क्या, ये दिशा कौन सी है, वेस्ट, ये ईस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसके अंदर पता करेंगे तो ध्यान रखना पृथ्वी की परिधि का आप समझते हो क्या, जैसे क्या मेरे पास ये डंडी है, इसके बाहर से क्या करूंगा, जब मैं एक रेखा खींचूंगा झांकना पूरी, तो ये क्या कहलाएगी, इसकी परिधि कहलाएगी। तो इसी प्रकार से पृथ्वी की मैंने क्या की, पश्चिम से पूर्व की चारों तरफ बाहर से क्या की, मैंने एक रेखा का निर्धारण किया। ये रेखा पृथ्वी के बीचों बीच खींची। मैंने क्या कहा कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर रेखा खींची है, पृथ्वी के बीच से की गई, इसलिए इस रेखा को हमने क्या कह दिया, इसको रेखा कह दिया भूमध्य रेखा। भूमध्य
रेखा, मतलब भूमध्य रेखा कह सकते हो, या फिर हम पढ़ के आ रहे हैं पहले परिधि की चर्चा करें, जिसे हम क्या कह सकते हैं, भूमध्य परिधि। क्या कह रहे हैं, भूमध्य परिधि। और अब ये भूमध्य परिधि हो गई, प्लस हमने क्या किया, पृथ्वी की एक रेखा खींच दी, कहां से कहां तक हमने खींच दी, उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण खींची, क्योंकि पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दोनों कोणों को क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुव। इस वजह से इस रेखा को या फिर इस परिधि को हम क्या कह सकते हैं, ध्रुवीय परिधि। क्या कह सकते हैं, ध्रुवीय परिधि। अब देखो, भूमध्य परिधि और ध्रुवीय परिधि, दो परिधियां मापी हमने। इन दोनों परिधियों की अगर मैं लंबाई बात करूं तो लंबाई बराबर है, इसका मतलब पृथ्वी की आकृति किसके समान होगी, गेंद के समान। अगर इन दोनों परिधियों के अंतर पाया गया, इसका मतलब पृथ्वी की आकृति गेंद के समान तो नहीं होगी, और आकृति कौन सी होगी वो देखेंगे। तो पृथ्वी की जो भूमध्य परिधि है, इसकी लंबाई है कितनी, तो इसकी लंबाई है 40,000 कितनी, 40,075 किलोमीटर। जो पृथ्वी की भूमध्य परिधि है वो कितनी है, 40,075 किलोमीटर। लेकिन ध्रुवीय परिधि है वो 40,075 किलोमीटर नहीं है। ध्रुवीय परिधि है वो कितनी है, वो है 40,000 कितने किलोमीटर, वो है 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 8 किलोमीटर। इसका मतलब परिधि भूमध्य और ध्रुवीय दोनों परिधियों के अंदर गुरुजी क्या है, अंतर है। वो अंतर कितने किलोमीटर का है, तो ध्यान रखना ये अंतर है कितने का, 67 किलोमीटर का अंतर है। इसका मतलब पृथ्वी पूर्ण एक वर्ष के समान, कहने के 360 डिग्री के अनुमान के अनुसार तो नहीं है, 360 डिग्री नहीं है। इसका मतलब पृथ्वी की आकृति गेंद के समान तो नहीं है। क्यों, क्यों पृथ्वी छोटी कौन सी चाहिए, पृथ्वी छोटी यह है, ये बड़ी यह है। इसका मतलब पृथ्वी है वो गुरुजी किससे किधर, ये पृथ्वी धारणा बीज से, इस प्रकार से पृथ्वी बीज से धारणा, इस प्रकार से पृथ्वी क्या बीज से उभरी हुई है। और ध्यान रखना ध्रुवों पर पृथ्वी क्या हुई, अंदर की ओर धस गई। पृथ्वी ध्रुवों की तरफ, ध्रुवों से क्या कर गई, अंदर की ओर धस गई, और बीच से क्या कर गई, उभर गई। इस वजह से ये आकृति अब आपको किसके समान दिखाई दे रही है, ये आकृति आपको किसके समान दिखाई दे रही है, संतरे के समान, या फिर गुरुजी क्या कह सकते हो, सेब के समान दिखाई दे रही है। क्योंकि पृथ्वी की परिधि है वो क्या है, अलग अलग पाई गई है। भूमध्य परिधि कितनी है, 40,075 किलोमीटर, और ध्रुवीय परिधि कितनी है, 40,008 किलोमीटर। अब परिधि अलग अलग है तो ध्यान रखना व्यास भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। व्यास क्या है इसका, तो ध्यान रखना ये व्यास हो गया। व्यास का क्या होगा, ये तो रेखा है पूरी बाहर से, ये रेखा क्या आएगी, पृथ्वी के जैसे गेंद होती है, गेंद के अंदर से क्या सुरंग बनाओगे आप। जैसे आपको बताऊं कि ये एक मान लो एक कोई गोलाकार वस्तु, इस वस्तु के बाहर से रेखा है तो वो क्या कहलाएगी, परिधि। लेकिन मैंने क्या इसके अंदर से एक नुकीली कील से क्या एक सुराग बना दी, तो ये सुराग क्या होगी, इसका व्यास होगी। इसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर एक गड्ढा खोदा गया और आर पार खुदा नहीं गया आगे, ये तो केवल के बता रहा हूं। तो इसकी क्या बीच से अगर सुराग मानोगे, ध्यान ये सुराग है, ये पूरी पूरी ये क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। इसका मतलब ये व्यास है कौन सा, ये हमने ध्रुवीय परिधि के अंदर से माना है, तो ये ध्रुवीय व्यास कहलाएगा। और इस व्यास की जो लंबाई है वो कितनी है, वो है 12,700 कितने किलोमीटर, 14 किलोमीटर। कितनी है, 12,714 किलोमीटर। अब देखो भूमध्य ध्रुवीय व्यास आ गया, अब बात करते हैं भूमध्य व्यास की। भूमध्य व्यास भी ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि परिधि इसकी क्या है, ध्रुवीय की तुलना में अधिक है, तो इसका व्यास भी गुरुजी क्या है, यहां से जब आप यहां तक देखोगे तो इसका व्यास है वो है कितना, वो है 12,700 कितने किलोमीटर, 56 किलोमीटर है। इसका मतलब परिधि अलग है तो व्यास भी गुरुजी क्या होगा, अलग 56.5 किलोमीटर देखना थोड़ा सा। अब देखो परिधि के अंतर कितने किलोमीटर गया, 67 किलोमीटर का। तो ध्यान रखना जो व्यास है, इन व्यासों के जो अंतर है वो अंतर कितने का मिलेगा, लगभग 42.5 किलोमीटर का मिलेगा। पृथ्वी के दोनों व्यासों के अंतर कितना है, 42.5 किलोमीटर। 17.5 है, यहाँ पर कितने 714 है, इसका मतलब 42.5 किलोमीटर दोनों व्यासों का क्या है, अंतर है। अब देखो व्यास की हमेशा ध्यान रखना त्रिज्या है वो क्या होती है, आधी होती है। व्यास की त्रिज्या क्या होती है, आधी। कहने का कि पृथ्वी की लास्ट गहराई का है, जब आपने पृथ्वी के यहां से गड्ढा खोदना शुरू किया, खोदते 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 कहां, यहां पहुंचे, यहां तक पहुंचे पृथ्वी की आप गहराई तक जा रहे थे। इसके बाद में आप गड्ढा खोदोगे, इसका मतलब क्या है, आप पृथ्वी के बाहर आ रहे हो, मतलब ऊपर आ रहे हो।
आपसे इधर से खोदोगे तो भी ध्यान रखना कि खोदते हुए यहां तक पहुंचे तो राष्ट्र कराएगी। इसके बाद जब आप ऊपर की ओर आ रहे हो, इसका मतलब आप क्या व्यास पर चल रहे हो, यहां तक आए तब तक त्रिज्या बढ़ते, यहां तक आए तब तक त्रिज्या बढ़ते, इसके बाद में आगे की ओर चल रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, व्यास के नुमा सुरांग खोद रहे हो। तो ध्यान रखना पृथ्वी की जो ये त्रिज्या है, कौन सी, ध्रुवीय त्रिज्या, इस त्रिज्या की लंबाई है वो कितनी है, इस त्रिज्या की लंबाई है ध्यान रखना 6300 गुरुजी कितने किलोमीटर, 357 किलोमीटर। ये त्रिज्या कितनी है, 6357 किलोमीटर। लेकिन जो भूमध्य त्रिज्या है, वो भूमध्य त्रिज्या कितनी है, देखो भूमध्य त्रिज्या है वो है, व्यास ज्यादा है, त्रिज्या ज्यादा है, इसका मतलब त्रिज्या भी ज्यादा आएगी। ये त्रिज्या है 6300 कितने किलोमीटर, 78 किलोमीटर। इसका मतलब परिधि में अंतर कितना पाया गया था, 67 किलोमीटर, और भुजी किसके अंदर, व्यासों के अंतर कितना पाया गया पृथ्वी के, तो ध्यान रखना 42.5 किलोमीटर। अब बात आती है किसकी, त्रिज्या की, तो ध्यान रखना त्रिज्या के अंतर कितना है, 78 है, इधर कितने हैं, 57 है, तो 8 ये गए और 18 और कितने हो गए, 3 21, कितने किलोमीटर का अंतर है, तो ध्यान रखना त्रिज्या के अंदर पृथ्वी के अंतर है वो है कितने, 21, क्या रहेगा 21 किलोमीटर का क्या है, अंतर है। ये सब देखने के बावजूद ध्यान रखना पृथ्वी की आकृति है वो किसके समान दिखाई देती है आपको, गेंद के समान नहीं बल्कि संतरा या फिर सेब के समान है। लेकिन गुरुजी आज तक जो हमने त्रिज्या पढ़ी है वो त्रिज्या क्या पढ़ी है, हमने पढ़ी है वो पढ़ी है 6371 किलोमीटर पढ़ी है। लेकिन आपने इसकी चर्चा तो कहीं पर भी नहीं की, क्योंकि ध्यान रखना त्रिज्या है 6371 है, वो तो सब चारों तरफ के निकालकर औसतन बताई गई है। आपको यही याद रखनी है, न कि आपको क्या है कि अलग अलग या क्या है ध्रुवीय की बात हो या फिर भूमध्य की, तो अलग अलग एक डीपली बातें आपको केवल इतनी याद रखनी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम चर्चा करेंगे वो सारी किसकी करेंगे, ग्लोब की करेंगे। तो इसका क्या ले लो, आप स्क्रीन शॉट ले लो और आगे की ओर बढ़ते हैं। ले लिया क्या स्क्रीन शॉट, ले लिया तो ठीक, अब आगे चलते हैं। पृथ्वी की आकृति ध्यान रखना किसके समान है, संतरे के समान है। अब जो संपूर्ण हम बातें करेंगे वो सारी किसकी बात करेंगे, ग्लोब की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात यही आती है कि सर ग्लोब क्या है, मैंने क्या कहा, ग्लोब क्या है या फिर ग्लोब किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना ग्लोब एक क्या है, ग्लोब एक मार्कर या परेशान कर रहे हैं, ग्लोब एक पृथ्वी का प्रतिरूप है। ग्लोब क्या है, एक पृथ्वी का प्रतिरूप है, कहने का पृथ्वी का एक रेखा चित्र है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। ये बातें हमें कौन किसके द्वारा पता चलती है, हमें ग्लोब के द्वारा पता चलती है। और हम इस ग्लोब के ऊपर ध्यान रखना दो काल्पनिक क्या खींची गई है, रेखा खींची गई है। उन रेखाओं की हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या खींची गई, दो काल्पनिक रेखा, एक का नाम है जिसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, और दूसरी जिसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। तो ध्यान रखना अब ये अपने एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे पूछे जाते हैं, या तो अक्षांश रेखा से या फिर किससे, देशांतर रेखाओं से पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले किससे उठाएंगे, अक्षांश रेखा की चर्चा उठाएंगे। देखो क्या उसी प्रकार से बात आती है कि सर अक्षांश क्या है, बात क्या आई, अक्षांश क्या है। तो ध्यान रखना अक्षांश क्या है, तो पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से क्या पूर्व की ओर खींची गई आड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। मैंने क्या बताया कि
अक्षांश क्या है? तो ध्यान पृथ्वी के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा या फिर एक आड़ी रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। बात आती है कि अक्षांश शब्द है, ये अक्षांश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस अक्षांश शब्द का शाब्दिक अर्थ निकालने के लिए हमें बात करेंगे। देखो, शाब्दिक अर्थ किसका? अक्षांश का। तो ध्यान रखना, ये जो अक्षांश शब्द है, क्या काम है? जो अक्षांश शब्द है, ये अक्षांश शब्द ध्यान रखना कहां से आया? तो एक भाषा थी, भाषा का नाम क्या था? एक भाषा थी, भाषा का नाम था यूनानी। क्या नाम था? यूनानी। इस यूनानी भाषा की क्या है गुरुजी? दो उपभाषाएं थी। क्या थी? उपभाषा। कौन कौन सी? एक का तो नाम था ग्रीक। क्या नाम था? ग्रीक। और दूसरी उपभाषा थी, उसका क्या नाम था? लैटिन। इस लैटिन और ग्रीक से जानना एक शब्द लिया गया था, उस शब्द का नाम था फाई। क्या नाम था? फाई। जिस फाई का हिंदी में रूपांतरण किया तो फाई का हिंदी में क्या बना? फाई को हिंदी में कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश। और इस अक्षांश का शाब्दिक अर्थ है, वो है किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना। अक्षांश का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करना। कहने का कि आपके पास कोई कमरा है, मकान है, प्लॉट है, कोई शहर है, इस मकान, प्लॉट या शहर की लंबाई चौड़ाई मापते हो तो उसके अंदर आपको क्या है? मान लो कि फुटा या फिर मील या फिर क्या है, आप जैसे कि किलोमीटर, इस प्रकार की इकाइयों का प्रयोग लेते हो। लेकिन जानना कोई बड़ा क्षेत्र है, जैसे मान लो कोई देश की स्थिति लंबाई चौड़ाई मापनी है, या फिर क्या कोई महाद्वीप की लंबाई चौड़ाई मापनी है, या फिर पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई मापनी है, उसके अंदर जानना ये इकाइयों से मापते हैं, छोटी पड़ जाती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या है? दूसरी एक इकाई की आवश्यकता पड़ी, उस इकाई को क्या कहा गया? अक्षांश। एक तो ये हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे थोड़ा बढ़ता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक, आगे चलते हैं। अक्षांश का शाब्दिक अर्थ ले लिया, अक्षांश की उत्पत्ति कहां से हुई, ये बातें हमारे हो गई। अब बात आती है कि गुरुजी इस अक्षांश का निर्धारण कैसे किया गया है। बात क्या आ गई कि इस अक्षांश का क्या किया गया? जो निर्धारण है, ये निर्धारण कैसे किया गया है, ध्यान रखना। तो इस अक्षांश रेखा का निर्धारण किया गया है कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ध्यान रखना क्या गुरुजी? उत्तरी ध्रुव के ऊपर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव है। इस ध्रुव के ऊपर गुरुजी क्या है? एक तारा है। जो तारे का नाम क्या है? ध्रुव तारा। तारे का नाम क्या है? ध्रुव तारा। इस ध्रुव तारे के प्रकाश से ध्यान रखना पृथ्वी के ऊपर क्या है गुरुजी? 90 डिग्री। पृथ्वी ध्रुव तारे के प्रकाश से पृथ्वी के ऊपर क्या है? 90 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन पृथ्वी के बाहर से एक आवरण बना हुआ है। वो आवरण किसका बना हुआ है? गैसों प्लस जलवाष्प। उसके बाद बात कह सकते हैं हम धूल का। इनका क्या बना हुआ है? आवरण बना हुआ है। और ये आवरण क्या करता है? इस प्रकाश को अपने निश्चित स्थान पर आने से क्या करती है? थोड़ा सा रास्ते से विचलित कर देती है। जैसे मान लो कि ये प्रकाश यहां पर रहा था, लेकिन जहां पर ये गैसें या फिर कह सकते हैं धूलकण, जलवाष्प, इनकी मात्रा जहां पर ज्यादा होगी तो ये क्या करेंगे? इसको रास्ते से क्या कर देंगे? विचलित कर देंगे। यहां पर रहा, फिर इसको रास्ता क्या कौन सा दे दिया? ये दे दिया। इसका मतलब स्थायी और क्या है? वर्तमान के रास्ते के द्वारा जो क्या है? एक दूसरे कोण का निर्माण होता है। इस कोण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाता है? आपतन कोण। इस आपतन कोण के आधार पर ध्यान रखना इस रेखा का निर्धारण किया गया अक्षांश रेखा। तो कहने का जिस स्थान पर ये जो वायु के तत्व है, ये जहां पर अधिक मात्रा मिलेंगे वहां पर ये आपतन कोण क्या बनेगा? बड़ा बनेगा। जहां पर ये वायु के तत्व कम मिलेंगे वहां पर ये आपतन कोण क्या बनेगा? छोटा बनेगा। इस वजह से जानना इन अक्षांश रेखाओं की दूरी है, जो बीच की दूरी है वो भी क्या है? अलग अलग स्थान पर अलग अलग पाई गई है। भूमध्य रेखा के पास इनकी दूरी कम है, लेकिन जैसे ध्रुवों की तरफ जाओगे जलवाष्प, गैसों, इनकी मात्रा क्या कर देती है? बढ़ जाती है। जिस वजह से वहां पर ध्यान रखना इनके बीच की दूरी भी क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। तो कहने का अक्षांश रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? तो ध्रुव तारे के
तारे के द्वारा, थोड़ा साफ कर देता हूं, ध्रुव तारे के द्वारा पृथ्वी पर बनने वाले आपतन कोण के आधार पर, आपतन कोण के आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। इसलिए डरना अक्षांश रेखा को क्या है गुरुजी, कोणीय रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोणीय रेखा भी कहा जाता है। तो ये बात क्लियर होगी। इसके बाद की बात करते हैं तो बात आती है क्या कि अक्षांश रेखा का निर्धारण कब किया गया था, मतलब करने का समय क्या था। तो अगली बात आती है, वो आती है अक्षांश रेखा का निर्धारण किस समय किया गया था। तो देखो बात है कब की, बात है सन 1884 की। कब की बात है? 1884 के अंदर ध्यान रखना, विश्व के समस्त देश इकट्ठे हुए और बोला कि भाई आज के बाद में हम क्या करेंगे, एक विश्व का क्या बनाएंगे कैलेंडर, मतलब प्रत्येक देश का क्या अलग अलग कैलेंडर है वो नहीं, क्या है हम आज के बाद विश्व का एक कैलेंडर बनाएंगे जिसके आधार पर क्या संपूर्ण विश्व का क्या होगी, तिथियां और तारीखों का निर्धारण होगा। उसके बाद में दूसरी बात हम करेंगे कि आज के बाद में हम क्या करेंगे, एक विश्व घड़ी भी बनाएंगे, मतलब विश्व एक समय का निर्धारण भी करेंगे। इसका निर्धारण करने के लिए अमेरिका की राजधानी कौन सी है, आपको पता ही है। अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन के अंदर क्या है, विश्व के समस्त देश इकट्ठे हुए और वहां पर क्या रखा, एक सम्मेलन रखा और सम्मेलन रख के बोला कि आज के बाद हम क्या करेंगे, एक विश्व का कैलेंडर तैयार करेंगे और क्या करेंगे, एक विश्व की घड़ी तैयार करेंगे। तो कहते हैं कि विश्व के लगभग सारे देश आ गए थे, मात्र मंच पर एक साथ इकट्ठे नहीं हुए और उन 16 देशों ने क्या इनकी बातों से असहमत भी हो गए थे पूरा। इस वजह से क्या है, विश्व के अंदर आज तो जाना ये सारे 16 देश वो क्या करते हैं, इसी कैलेंडर इसी घड़ी को मानते हैं। एक उस दिन क्या है, इनकी बातों से वो नाराज हो गए थे और इस दिन यहाँ पे सम्मेलन किया गया और कहा गया कि हम इस कैलेंडर या फिर इस घड़ी का निर्धारण है वो कहां पर करेंगे। तो इन्होंने एक स्थान चुना था, उस स्थान का नाम रखा क्या, देखो उस स्थान का नाम है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में एक महाद्वीप है, महाद्वीप का नाम क्या है, यूरोप। यूरोप महाद्वीप का एक देश है, देश का नाम है इंग्लैंड। क्या नाम है? इंग्लैंड। इंग्लैंड देश की राजधानी है, राजधानी का नाम है लंदन। इस लंदन राजधानी के अंदर ध्यान रखना क्या है, विश्व घड़ी या फिर विश्व कैलेंडर का निर्धारण करने के लिए वहां पर एक वेधशाला बनाएगी। क्या बनाएगी? वेधशाला। और वो वेधशाला जिस स्थान पर बनाई गई थी उस स्थान का नाम है ग्रीनविच वेधशाला। इस वजह से जिस रेखा, यहां से एक रेखा का निर्धारण करेंगे वो भी क्या कहलाएगी, ग्रीनविच रेखा कहलाएगी। तो आज आपके लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहूंगा। अगली क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट डे के लिए। तब तक के लिए आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। धन्यवाद, गुड लक।